हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस का एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गाला का पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को मार्वल पेपर 1 का भी सॉल्यूशन करवाया था। गाला का पेपर नंबर 1 और मार्वल का पेपर नंबर 1 सेम है, इसलिए हम डायरेक्टली गाला का पेपर नंबर 2 कर रहे हैं। जिसको भी गाला का पेपर नंबर 1 करना है वो मार्वल का पेपर 1 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में है। द पीएच वैल्यूज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी आर 1.9, 2.5, 2.1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, and what will be the correct order of their acidic strength। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की है तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। यानी कि जो ए वाला पार्ट है, ए वाला जो सॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, मतलब कि हाईएस्ट होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ में। और जो हमें डी वाला दिखाई दे रहा है वो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होगा। डी के बाद बी वाला आएगा, फिर सी आएगा और लास्ट में ए आएगा। दैट मीन्स हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो वहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और उस रिएक्शन को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर मतलब कि यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, मिसमैच दिया है। ऑप्शन ए रीड करोगे तो करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। फिर फोर्थ में पूछा है 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच मिली एम्पियर। तो वो होता है 10 का पावर -3, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी 10 पावर -3। फिर है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज। तो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए। फिर पूछा है व्हाट वुड बी द अपर एंड लोअर लेंसेज ऑफ स्पेक्टेकल्स रिस्पेक्टिवली of a person who is not able to see the near and far objects clearly, that is both type of defects। मतलब कि किसी इंसान को दूर का भी प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक का भी प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूर का जो पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस से ठीक होता है, नजदीक का जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स से ठीक होता है। तो ऊपर जो है वो कॉन्केव होगा, नीचे जो है वो कॉन्वेक्स होगा। हम टिक करेंगे ऑप्शन ए। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। अब 7th के अंदर है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। तो बेंजीन को C6H6 कहा जाता है, दैट इज लास्ट वाला। अब 8th के अंदर है विथ द हेल्प ऑफ डैश रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिसाइडेड। हम कैसे डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर राइट हैंड थंब रूल। 9th क्वेश्चन में है डैश सिस्टम इज नीडेड टू कैरी फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करना मतलब कि लोकेशन चेंज करनी है। तो वैसा ही वर्ड देखो हमें गिवन है ट्रांसलोकेशन, तो हम टिक कर देंगे ट्रांसलोकेशन। अब 10th में गिवन है साइंटिस्ट डैश प्रेजेंटेड द मेन लॉज ऑफ हेरिडिटी। किसने हेरिडिटी के मेन लॉज दिए थे? तो उनका नाम था मेंडल, हम टिक कर देंगे मेंडल। 11th जो है उसमें पूछा है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग इट्स पोल एंड डैश। फोकल लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे फोकस को हम F से डिनोट करते हैं, तो हम लिखेंगे आंसर F।
इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कोटेड विथ, इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हम टिक करेंगे पीवीसी। फिर है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज MgAlZnFe। तो ये वाला करेक्ट है, ट्रू और फॉल्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है फिलिस इज अ STD, तो ये भी हमारा है ट्रू। फिर है द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज 2.3 सेंटीमीटर, तो ये भी है हमारा ट्रू। फिर है 16 में H+ आयंस डू नॉट डिसोसिएट फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के बिना वो डिसोसिएट नहीं होंगे, तो ये भी हमारा है ट्रू। तो इस तरीके से जो चारों जो हमारे क्वेश्चन थे ट्रू फॉल्स के, उसका जो आंसर है वो आएगा ट्रू। फिर देखते हैं 17 जो डू एज डायरेक्टेड वाले हैं, मतलब कि वन वर्ड या तो वन सेंटेंस वाले। बाय विच हार्मोन इज मेटाबॉलिक प्रोसेस एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ रेगुलेटेड, तो जिससे बॉडी का ग्रोथ होता है उस हार्मोन को कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये याद रखना है, उसको हम कहेंगे ग्रोथ हार्मोन। अब देखो 18th वाले में बाय व्हाट डज एम्ब्रियो इन मदर्स बॉडी गेट न्यूट्रिशन, मदर की बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो है यानी कि जो चाइल्ड है उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिशन। अब है मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट गिवन है उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन, ये जो है वो 2 to 8 डेज चलता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर ऑप्शन बी। फिर है मेनोपॉज जो 45 इयर्स के बाद स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी। फिर है CFC, उनको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब UNEP का फुल फॉर्म पूछा है, वो होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेक्शन बी जिसमें 2 मार्कर्स के क्वेश्चन है और हमें अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 9 क्वेश्चंस। अब फर्स्ट जो है इसके अंदर 25 नंबर का, उसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन या तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे हम कौन कौन से चेंजेस नोटिस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैस हो सकता है, ठीक है, साथ साथ में ऑर्डर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पे होती है। तो हमें याद रखना है कि ये सारे चेंजेस अगर आपको पूछे 2 मार्क्स में तो अटेम्प्ट करने हैं। अब है व्हाट इज गैंग, ऑन विच फैक्टर्स द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर डिपेंड। गैंग जो है उसको कहा जाता है कि एक वेस्ट पार्ट है, जब भी हम अर्थ में से कोई ओर को ऑब्टेन करते हैं, बिकॉज जब भी हमें मिनरल चाहिए तो वो मिनरल हमें मिलते हैं ओर में से। अगर वो ओर के साथ अर्थ के जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि सॉइल, सैंड और दूसरे अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं गैंग। और उसको रिमूव कैसे किया जाता है, तो हम बहुत सारी प्रोसेसेस यूज करते हैं, डिपेंड करता है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो हमें पता चल जाती है तो उसके बाद हम डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करते हैं और वहां से गैंग को जो है रिमूव करते हैं। अब है क्वेश्चन 27, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन। तो देखो ऐसा पूछा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि मछलियां जो वाटर के अंदर रहती है उसके पास क्या एडवांटेज है एज कंपेयर टू जो अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, खास करके ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। हमें पता है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है, दैट मीन्स जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है
उसको यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब एयर के अंदर भी हमें पता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन वो जो है बहुत आप कह सकते हो कि सिंस द कंटेंट ऑफ O2 इन द एयर इज हाई, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव टू ब्रीथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ऑक्सीजन एयर के अंदर भी है, लेकिन उनको फास्टर ब्रीथ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पीसीज। वेरिएशन जो है हमेशा नेसेसरी है कभी भी कोई भी स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए। हमें पता है कि जब भी वेरिएशंस होते हैं तो वहां पे डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके अंदर वेरिएशन होता है। इट मेक्स वन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंस अलग होता है, इसलिए सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे से अलग है। वेरिएशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो भी एसेंशियल बन जाती है। एंड वेरिएशन इन अ स्पीशीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू अडेप्ट इन द एनवायरमेंट। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। वेरिएशन की वजह से कोई भी स्पीशीज जो है वो अर्थ पे से एक्सटिंक्ट नहीं होगी, मतलब कि खत्म नहीं होगी। अब 29 नंबर है, एक्सप्लेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? तो फॉलोइंग 3 चेंजेस होते हैं। अगेन ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग अपने नोटबुक में ये वाला पार्ट लिख लेना। अब है फिजिक्स का एक क्वेश्चन। व्हाइट लाइट ऑफ द सन इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, एक्सप्लेन विथ एप्रोप्रिएट डायग्राम न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट टू शो इट। न्यूटन ने जो है ऐसा शो किया था कि जो सन की लाइट है वो व्हाइट लाइट जिसको हम कहते हैं वो 7 कलर से बनी है। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो उसने 2 प्रिज्म लिए। एक था प्रिज्म जो रेगुलर पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा है हमारा इन्वर्टेड प्रिज्म यानी कि उल्टा प्रिज्म। तो जब भी व्हाइट लाइट पास होती है तो विबग्योर यानी कि 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ रेड और वायलेट दिखाया है बिकॉज उसके बीच वाले जो कलर्स है हम जो है मान लेते हैं कि वहां पे ऑब्वियसली है ही, ठीक है। डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए 2 ही कलर दिखाए हैं, टॉप वाला एंड बॉटम वाला। फिर क्या किया, जब इन्वर्टेड प्रिज्म में से रेड और वायलेट वापस से जाता है तो वहां पे व्हाइट लाइट जो है वो मिलती है और स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई देती है। मतलब कि इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। अब न्यूमेरिकल आया, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 watt and a refrigerator rated 400 watt are operated in your house. ओके, मतलब कि हमारे पास 2 अप्लायंसेस हैं, दोनों के पावर हमें गिवन है। तो अगर मैं पावर टोटल निकालू P1 प्लस P2 तो क्या होगा 100 प्लस 400 दैट मीन्स 500। अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वो बन जाएगा 0.5 किलोवाट। अब है इफ दिस अप्लायंसेस आर ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स पर डे देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर 10 days एट द रेट ऑफ ₹8 पर किलोवाट आवर। एक्चुअल में बिल निकालने की बात की गई है। यहाँ पे हमें कितनी एनर्जी ये दोनों अप्लायंसेस यूज करते हैं जब वो 10 डेज तक और 10 आवर्स पर डे काम करता है उसके लिए हमें निकालना है। अब एनर्जी का मतलब होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई बाय हम टाइम करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे किलोवाट आवर में है इसलिए हमने ऑलरेडी पावर को जो है आप देख सकते हो कि किलोवाट में कर दिया है, तो यहाँ पे 0.5 आएगा। अब टाइम जो है वो आवर में होना चाहिए,
तो देखो हमारे पास टोटल 10 डेज है और ये भी 10 है, टोटल टाइम होगा 10 इंटू 10, मतलब कि 100 हो गया, मतलब कि ये 50 किलोवाट आवर जितना टोटल एनर्जी कंज्यूम हुआ। अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो हम इस 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, हमारा आएगा आंसर 400 रुपीस। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब हमें यहां से पता ही चल जाता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज होने वाली है। एक्चुअल में ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के अमाउंट को चेंज करता है, लेकिन वोल्टेज कभी भी वो चेंज नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन करंट की वैल्यू चेंज होगी। ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका एग्जाम्पल है रियोस्टेट। आप लोगों को याद है तो ऐसा हमने एक सिंबल देखा था, यही सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का। अब पूछा है ऑन विच फैक्टर्स डज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड। एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास, मान लो इस तरीके से, ठीक है, हाँ ऐसे करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो होता है अमाउंट ऑफ करंट, जिसको हम कहते हैं I। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाता है और B इज प्रोपोर्शनल टू I चलता है। दैट मीन्स अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड जो है वो होता है ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम R से कहते हैं। यहां पे जो B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम R की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। मतलब कि वायर से अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर वाले डिस्टेंस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे लेस होगी। तो ये दो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, नाम है करंट और डिस्टेंस फ्रॉम वायर। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर्स। तो ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। मतलब कि जो प्रोड्यूसर ने फूड बनाया उसको जो लोग कंज्यूम करते हैं उसको कंज्यूमर्स कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड काउस। अब हमें एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। Only 10% energy is transferred from one tropic level to its next level. Explain with example. So, with each tropic level, the amount of energy is reduced and only 10% of the energy gets transferred from higher tropical level to lower tropical. मतलब कि प्रोड्यूसर्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे कि जो प्लांट्स हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, मान लो उनके पास 10,000 जूल्स जितनी एनर्जी है, तो बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास उसका 10% ही जाएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1000 जूल जितनी ही एनर्जी जाएगी। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास उसका भी 10% जाएगा, यानी कि 100 जूल जितनी जाएगी। और जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसका 10%, तो सिर्फ 10 जूल जितनी एनर्जी उसके पास जाएगी। अब पूछा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, राइट इट्स एग्जांपल। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेसेस होती है उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन। क्वेश्चन 37 में पूछा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जब करंट उसमें से पास होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी है।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जितना तुम सेंटर से दूर जाओगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वापस डिक्रीज होगी अगर हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे। मतलब कि अगर लूप बड़ा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और साथ साथ में अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद रखनी। अब आते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन, जो आपको पता ही है 3 मार्क्स के होते हैं और इसमें हमें एनी 6 लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जब हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। 2 टाइप होते हैं, एक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। जैसे कि जिंक है हमारे पास और है हमारे पास FeSO4। हमें पता है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो Fe को डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे आ जाएगा SO4 के साथ, तो बनेगा ZnSO4 प्लस Fe। तो उसको कहा जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस चेंज होते हैं दोनों कंपाउंड के। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस BaSO4, क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट जो है उसके साथ जाएगा तो बना देगा Na2SO4, ठीक है, और साथ साथ में ये Ba इसके साथ जाएगा तो बना देगा BaCl2। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है, यहाँ पे हम पहले तो 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का एक्सचेंज होता है तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन पूछा है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। रोस्टिंग जो है वो की जाती है एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में, कैल्सिनेशन जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या तो एब्सेंस ऑफ एयर में भी हम कर सकते हैं। रोस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए की जाती है, कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट ओर के लिए। रोस्टिंग के टाइम पे SO2 गैस निकलती है, कैल्सिनेशन के टाइम पे CO2 गैस निकलती है, और आपको नीचे उसके रिएक्शन भी दे दिए। फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी ये सब कुछ देखा ही है। आप लोग इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिख देना, बिकॉज इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें एक और डिफरेंस बिटवीन है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगेन नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पे केमिकल मैसेजेस ट्रैवल होते हैं ब्लड के थ्रू। साथ साथ में यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो मिली सेकेंड्स में जाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन में। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में इंफॉर्मेशन स्लोली जाती है। बहुत सारे इसके डिफरेंसेस दिए हैं, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेट इट्स एडवांटेजेस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि जब ग्रोइंग प्लांट के कोई पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे कि रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, वहां पे एक दूसरा पार्ट ग्रो होने लगे तो उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो प्लांट्स जो है वो फ्रूट बहुत जल्दी देना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे लेस डेवलप्ड सीड्स जो है वो भी प्लांट्स जो है फ्रूट दे सकते हैं। साथ साथ में प्लांट्स जो है वो लार्ज स्केल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्रोड्यूस किए। फिर अगेन ये क्वेश्चन हमने मार्वल पेपर नंबर 1 में भी किया था, 2 में भी ये वाला क्वेश्चन सेम आया था,
वापिस से हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, डीएनए कॉपिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 44 नंबर वाला। अब है 44 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ स्टूडेंट महर्षि बर्न्स अ पेपर यूजिंग लेंस इन सनलाइट। आपने देखा ही होगा कि पेपर को हम बर्न कर सकते हैं लेंस का यूज करके, सनलाइट का यूज करके। तो महर्षि ने कौन से टाइप का लेंस यूज किया? तो आपको यहां पे याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आगे देखो, स्टेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस फेनोमेन। क्योंकि सन से जो रेज आती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है, तो जब इनफाइनाइट से लाइट आती है तो वो फोकस पे इमेज बनाती है। तो सेकंड का आंसर आएगा फोकस। और इसी का ही रे डायग्राम बनाना है जो आपको यहां पे नीचे दे दिया है। अब न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू दे दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, साइज है मतलब कि हाइट है ho 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। ये है डिस्टेंस, हमेशा माइनस में होता है इसलिए लिखेंगे -27। कॉनकेव है वो भी हमें पता चल गया, फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव होगी बिकॉज कॉनकेव है, तो -18 सेंटीमीटर। हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल है 1/v प्लस 1/u प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f करके आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे सॉल्व किया है वैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा -54 सेंटीमीटर। आपको इमेज की हाइट निकालनी है, तो h2/h1 यानी कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू -v/u। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा -14 सेंटीमीटर। अब अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नीरल भाई हैज कनेक्टेड 300 वॉट बल्ब्स इन सीरीज इन अ सर्किट। उन्होंने 3 बल्ब्स को जो है सीरीज में रखा, ठीक है। वाइल विक्की भाई हैज कनेक्टेड अदर 100 वॉट बल्ब इन पैरेलल टू द सेम पावर सोर्स 3 अदर। विक्की भाई ने क्या किया कि मैं तो तुमसे अलग हूं, मैं पैरेलल में रख देता हूं, तो उन्होंने पैरेलल में 3 बल्ब रखे। अब देखो, विल द बल्ब लाइट अप इक्वली इन बोथ द सर्किट। क्या बल्ब की ब्राइटनेस दोनों केस में सेम होगी? तो आंसर है नो। जब भी सीरीज में हम बल्ब को लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो। लेकिन जब पैरेलल में लगाते हैं तो कभी भी ब्राइटनेस कम नहीं होती, तो पैरेलल वाले कनेक्शन में ब्राइटनेस हमें ज्यादा मिलेगी। अब पूछा है अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? अगर सीरीज के अंदर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, आगे करंट नहीं जाएगा, तीनों के तीनों बल्ब काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर पैरेलल में एक बल्ब चला जाता है तो बाकी के 2 बल्ब तो काम करेंगे। तो इस तरीके से आंसर आप लोग लिखो। अब है हमारे पास सेक्शन डी के क्वेश्चन, तो 4 मार्कर्स है और हमें एनी 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन प्रिवेंटिंग द डीके ऑफ टीथ। आपको बताइए कि दांत सड़ जाते हैं, क्यों सड़ते हैं, क्यों पीएच लेवल की वजह से सड़ते हैं, वो हमें देखना है। तो जब भी हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उस केस में दांत सड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों? कि जब हम बहुत ही ज्यादा एसिडिक फूड कंज्यूम करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं, तो हमारे माउथ का पीएच अचानक से कम होने लगता है, हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया आने लगते हैं। वो बैक्टीरिया कैविटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि टीथ का ब्रेक डाउन करने लगते हैं, जिसकी वजह से दांत सड़ने लगते हैं। सेकंड में पूछा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स उनकी बॉडी में से एसिड रिलीज करते हैं सो दैट वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो एक प्लांट होता है नेटल प्लांट,
उसके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड। तो अगर हम वो प्लांट को टच करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड आ जाएगा और हमें बर्निंग फील हो। वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अगर आप उनको ऐसे टच करोगे तो आपके बॉडी में एसिड आ जाएगा, इसलिए ये सारी चीजें वैसे नहीं करनी चाहिए। अब है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस इन द लेबोरेटरी विथ डायग्राम। कैसे हम लेबोरेटरी के अंदर H2 गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती। तो इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि Zn प्लस HCl, आगे 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए, तो वहां पे ZnCl2 प्लस H2 बनेगा। ये डायग्राम आप लोग बना लोगे, आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब 49th, व्हाट इज कंबशन एज one of the main chemical properties of organic compounds? When do we get yellow and blue flame in gas burner? कंबशन क्या होता है? तो जब भी कोई कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे वो CO2 को रिलीज करता है, हीट को रिलीज करता है और लाइट को रिलीज करता है, तो कहा जाता है कंबशन प्रोसेस यानी कि हीटिंग। और ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम में क्या डिफरेंस है? जब कंप्लीट कंबशन होता है कोई भी कार्बन कंपाउंड का तो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो येलो या तो ऑरेंज फ्लेम निकलती है। अब इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन क्या है? इंस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग, एक्सपीरेशन यानी कि टू ब्रीथ आउट। तो ब्रीदिंग कैसे होता है, ब्रीथ आउट कैसे होता है, ये आप लोगों को यहां से लिख के याद कर लेना है। ये आपको डायग्राम भी यहां पे मैंने प्रोवाइड कर लिया है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस पूरी कैसे होती है, उसका भी आपको डायग्राम दे दिया है मैंने आप लोगों को यहाँ पे, और किस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। अब एक न्यूमेरिकल आया, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f। इसका जो यूनिट है वो डायोप्टर होता है, इसको हम D से डिनोट करते हैं। एक स्टूडेंट है नीलेश जिसके पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 50, दूसरी स्टूडेंट है शीतल जिसके पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है -50। दोनों के पास कौन कौन से लेंस है वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो कॉनकेव लेंस होता है, जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, सॉरी, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स होता है, जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो कॉनकेव होता है। अब पावर निकालना है दोनों केस में। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है इसलिए हम 100 लिखेंगे, ठीक है, और फोकल लेंथ 50 है तो आएगा 2 डायोप्टर। दूसरे का निकालेंगे -50 तो आएगा -2 डायोप्टर। सोलेनोइड क्या है? तो सोलेनोइड का मतलब होता है जब हम एक किसी मेटल के पीस के ऊपर हेलिकल फॉर्म में किसी भी वायर को वाइंड कर दे तो उससे जो चीज बनती है उसको हम सोलेनोइड कहते हैं। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे बढ़ेगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। सेकंड, अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अब है 54 नंबर का क्वेश्चन, वेस्ट क्या है? तो वेस्ट जो है उसके आपको पता ही है अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब दो टाइप के वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, आप लोगों को सब पता ही है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हाउ वुड यू मैनेज सीवेज ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? इस तरीके से हम सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको जो है डिस्पोज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट जो है जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, अगर वो काम के नहीं है
तो किसी भी लैंडफिल यानी कि गड्ढा बना के उसके अंदर उसको डिस्पोज किया जाता है, और जो सीवेज वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं फ्रॉम दी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।